यह कहानी गॉड वर्सेस ह्यूमन की है। दरअसल हर एक 1000 साल में सभी गॉड्स इकट्ठा होकर ये फैसला करते हैं कि ह्यूमैनिटी को अगले 1000 साल और जीने दिया जाए या फिर उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। इस बार सभी गॉड्स ने एकमत होकर ह्यूमैनिटी को खत्म करने के पक्ष में वोट दिया था। वजह साफ थी, ह्यूमंस ने धरती को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। जो कि गॉड ऑफ द कॉस्मोस है, जैसे ही इस फैसले पर अपनी अंतिम मंजूरी देने वाला होता है, तभी 13 वेलकरी सिस्टर्स में से सबसे बड़ी वेलकरी रिडन उसे रोक लेती है। रिडन जस्ट से कहती है कि ह्यूमैनिटी को खत्म करने से पहले उन्हें एक आखिरी मौका दिया जाए। वह मौका था गॉड्स और ह्यूमंस के बीच 1-on-1 बैटल, जिसे रैग्नारॉक कहा जाता है। रैग्नारॉक एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें 13 गॉड्स और 13 ह्यूमंस आमने सामने लड़ते हैं। जो भी साइड पहले 7 मैच जीतती है वही विजेता होती है। अगर गॉड्स जीतते हैं तो ह्यूमैनिटी से पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी, लेकिन अगर ह्यूमंस जीतते हैं तो उन्हें 1000 साल और जीने का मौका मिलेगा। रिडन की यह बात सुनकर सभी गॉड्स जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ह्यूमंस भला गॉड्स का क्या ही बिगाड़ लेंगे। रिडन उन्हें चिढ़ाते हुए कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गॉड्स ह्यूमंस से लड़ने से डरते हैं। ये सुनते ही सभी गॉड्स को जबरदस्त गुस्सा आ जाता है। इसी के साथ रिडन का प्लान कामयाब हो जाता है। सीयूस को ये आइडिया पसंद आ जाता है और वह रिडन के प्रपोजल को स्वीकार कर लेता है। अब सभी गॉड्स गॉड वर्सेस ह्यूमन बैटल के लिए पूरी तरह एक्साइटेड होते हैं। ह्यूमंस की तरफ से 13 योद्धाओं को चुनने की जिम्मेदारी रिडन को दी जाती है। इसके बाद हमें वल्हला अरीना दिखाया जाता है, जहां पहली लड़ाई होने वाली होती है। गॉड्स की तरफ से गॉड ऑफ थंडर थॉर मैदान में उतरता है और ह्यूमंस की तरफ से चीन का सबसे शक्तिशाली योद्धा लुबू सामने आता है। लुबू बचपन से ही बेहद ताकतवर था। उसने जिससे भी लड़ाई की हर किसी को हरा दिया। पूरी जिंदगी वह खुद से भी ज्यादा ताकतवर प्रतिद्वंद्वी की तलाश करता रहा। धीरे धीरे पूरे चीन में उसका नाम फैल गया। उसने अपना साम्राज्य बनाया और उसके फॉलोअर्स बढ़ते चले गए, लेकिन 30 साल तक खुद से ज़्यादा ताकतवर कोई न मिलने पर लुबू को यकीन हो गया कि धरती पर उससे स्ट्रांग कोई नहीं है। आखिरकार बोर होकर उसने अपनी ही जान ले ली। वैसे एक बात बता दूं, इस बैटल में जो भी ह्यूमंस लड़ने वाले हैं वे सभी अलग अलग युगों से हैं और पहले ही मर चुके हैं। वे अपनी आफ्टर लाइफ से यहाँ आए हैं और सभी अपने पीक सबसे स्ट्रांग फॉर्म में हैं। जैसे ही लुबू एरना में आता है, सभी गॉड्स और ह्यूमंस एक्साइटेड हो जाते हैं। हम देखते हैं कि लुबू के पुराने सोल्जर्स भी वहाँ मौजूद हैं। तभी आसमान से लुबू के हाथ में उसका हथियार आकर गिरता है। हेमडाल अपना हॉर्न बजाता है। नॉर्स माइथोलॉजी के अनुसार जब हेमडाल अपना अपोकैलिप्स हॉर्न बजाता है तभी रैग्नारॉक की शुरुआत होती है। थॉर और लुबू एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। लुबू सबसे पहले थॉर पर हमला करता है, जिसे थॉर अपने हथौड़े से ब्लॉक कर लेता है। फिर भी उस हमले की ताकत से थॉर पीछे हट जाता है। लुबू दोबारा अटैक करता है, लेकिन इस बार थॉर उसे ब्लॉक करके लुबू को पीछे धकेल देता है। थॉर और लुबू में एक बात बिल्कुल समान है। अब तक दोनों ने जिन भी दुश्मनों से लड़ाई की है उन्हें सिर्फ एक ही वार में हरा दिया है, लेकिन ये पहली बार था जब इन दोनों के सामने ऐसा प्रतिद्वंद्वी खड़ा था जिसने उनके पहले स्ट्राइक को झेल लिया था। आगे हम देखते हैं कि थॉर अपने एक बेहद खतरनाक मूव की तैयारी करने लगता है। ये वही मूव था जिसे उसने तब इस्तेमाल किया था जब वेस्टगार्ड पर जायंट्स ने हमला किया था। उस समय जायंट्स हर तरफ तबाही मचा रहे थे और कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। तभी थॉर आया और सिर्फ एक ही वार में सभी जायंट्स का अंत कर दिया। बाद में इस तकनीक को इंस्टेंट किल नाम दिया गया। लेकिन यहाँ एक बात साफ दिखाई देती है, थॉर बोर हो चुका था। उसकी पूरी जिंदगी में आज तक कोई भी ऐसा दुश्मन नहीं आया था जो उसे सही मायनों में टक्कर दे सके। मौजूदा वक्त में थॉर वही इंस्टेंट किल टेक्निक और लुबू पर इस्तेमाल करता है। सभी को लगता है कि लुबू अब खत्म हो चुका होगा, लेकिन जब धुआं हटता है तो दिखता है कि लुबू को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। ये देखकर पूरा एरिना सन्न रह जाता है। अगले ही पल लुबू थॉर पर जोरदार स्ट्राइक करता है। थॉर के शरीर पर गहरा स्लैश लग जाता है और उसका खून बहने लगता है। थॉर खुद भी हैरान रह जाता है। इस पल ह्यूमंस खुशी से झूम उठते हैं, जबकि गॉड्स पूरी तरह शॉक में चले जाते हैं। दोनों योद्धा अपने मन में एक ही बात सोच रहे होते हैं, काश ये दोनों एक ही युग में मिले होते। लुबू थॉर से कहता है कि वह एक कमाल का योद्धा है। वहीं थॉर जवाब देता है कि यह बेहद अफसोस की बात है कि लुबू सिर्फ एक ह्यूमन है। दोनों सोचते हैं कि अगर वे एक ही युग में पैदा हुए होते तो ज़रूर अच्छे दोस्त होते। इसके बाद दोनों फिर से भिड़ जाते हैं। वे एक दूसरे से लड़ते हुए असाधारण खुशी महसूस कर रहे थे, लेकिन इस दौरान ज्यूस के दिमाग में एक सवाल घूम रहा था। लुबू का हथियार थॉर के म्योल्निर के सामने को टिक कैसे पा रहा है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन मेड वेपन गॉड के हथियार के सामने 1 सेकंड में नष्ट हो जाता है। तभी ज्यूस की नज़र रिडन पर जाती है और वह समझ जाता है
कि मामला क्या है। रिडन को पहले से पता था कि ह्यूमन का हथियार गॉड के खिलाफ बेकार होगा, इसलिए रैग्नारोक शुरू होने से पहले पहले ही उसने इस समस्या का हल निकाल लिया था। वेल्करीज अपनी ट्रांसेंडेंट स्किल्स से खुद को हथियार में बदल सकती है, ऐसे हथियार जो गॉड के वेपन को बराबरी की टक्कर दे सके। लूबू के लिए रिडन ने अपनी 13 वेल्करी सिस्टर्स में से रैंडग्रीज को चुना था। रैंडग्रीज खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो जाती है। अतीत में रिडन रैंडग्रीज से पूछती है कि क्या उसे थॉर के हथियार का राज पता है। रैंडग्रीज बताती है कि थॉर के आयरन ग्लव्स किसी भी अटैक को सहन कर सकते हैं और म्योल्निर की ताकत तो सभी जानते ही हैं। रिडन कहती है कि उन्हें किसी भी हाल में थॉर के इन हथियारों को पार करना होगा। अब एरेना में सभी को समझ आ जाता है कि लूबू का हथियार थॉर के हथियार के सामने टिक कैसे पा रहा है। रैंडग्रीज ने लूबू की यादों को एब्जॉर्ब करके खुद को उसके लिए एक परफेक्ट वेपन में बदल लिया था। इस प्रक्रिया को वॉलंडर कहा जाता है। लूबू थॉर के ग्लव्स पर जोरदार वार करता है और हम देखते हैं कि वे टूटने लगते हैं। नॉर्स माइथोलॉजी के अनुसार म्योल्निर बेहद शक्तिशाली हथियार है और उसे संभालने के लिए ही थॉर को ये जॉन ग्रे पर ग्लव्स पहनने पड़ते थे, लेकिन अब वही ग्लव्स टूट चुके थे। ये देखकर सारे गॉड्स घबरा जाते हैं, क्योंकि ह्यूमंस खुशी से चिल्लाने लगते हैं। लूबू एक और स्ट्राइक करके थॉर को पीछे धकेल देता है। तभी म्योल्निर जोर से गर्म होने लगता है और उसके अंदर से दिल की धड़कन जैसी आवाज आने लगती है। थॉर म्योल्निर के पास जाता है और कहता है, आखिरकार कि तुम जाग गए म्योल्निर। हम देखते हैं कि म्योल्निर का बाहरी खोल टूट जाता है और उसके अंदर से चमकदार ऊर्जा पल्स करने लगती है। ये देखकर कॉल डर जाती है और कहती है, आखिर ये है क्या। चीज बेहद खुश हो जाता है क्योंकि म्योल्निर अब पूरी तरह अवेक हो चुका था। चाणक्य पर ग्लव्स को लेकर एक बड़ी गलतफहमी थी। वे म्योल्निर की ताकत को संभालने के लिए नहीं, बल्कि उसके अवेक होने से पहले उसकी शक्ति को दबाने के लिए थे। यानी वे थॉर की पूरी ताकत को रोकने का जरिया थे। थॉर अपना दूसरा ग्लव भी उतार देता है और म्योल्निर को थाम लेता है। तुम्हारा नाम क्या था। हाँ लूबू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मरना मत। थॉर म्योल्निर को पूरी तरह चार्ज करके लूबू की तरफ फेंक देता है। लूबू उसे डॉज कर देता है और थॉर पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी म्योल्निर पीछे से फिर उसकी ओर लौटता है। लूबू इस बार भी उसे डॉज कर लेता है। अचानक थॉर म्योल्निर को पकड़ता है और गेरॉट थॉर्स हैमर से हमला कर देता है। ये अटैक देखकर सारे गॉड्स एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा नज़ारा रोज रोज देखने को नहीं मिलता। वहीं वेल्करीज चिंता में पड़ जाती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि यह हमला कोई मजाक नहीं है। इस अटैक का इम्पैक्ट इतना भयानक होता है कि पूरा एरिना थर थर कांप उठता है। लेकिन जब धुआं छूटता है तो हम देखते हैं कि लूबू ने थॉर के इस हमले को ब्लॉक कर लिया है। ये देखकर सारे ह्यूमंस खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन अगले ही पल सच्चाई सामने आ जाती है। लूबू के दोनों पैरों की हड्डियां टूट चुकी होती हैं। वह अपने घुटनों पर गिर जाता है और इस हालत में उसके लिए लड़ते रहना नामुमकिन हो जाता है। ये देखकर ह्यूमंस की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। तभी अचानक लूबू का रेड हेयर हॉर्स एरेना में आ जाता है। लूबू की सेना जो पहले ही हार मान चुकी थी, उसमें फिर से जोश भर जाता है। वे सोचते हैं, जब तक रेड हेयर ने हार नहीं मानी, हम कैसे मान सकते हैं। लूबू की आर्मी और सभी ह्यूमंस उसे हौसला देने लगते हैं। पूरी ताकत झोंक कर लूबू खड़ा होता है और अपने घोड़े पर सवार हो जाता है। लूबू कहता है, रेड हेयर, क्या तुम मेरे लिए अपनी जान भी दे दोगे दोस्त। रेड हेयर बिना हिचक हाँ कह देता है। इसके बाद लूबू थॉर के चारों ओर तेजी से घूमने लगता है। वह अपने हथियार के आखिरी सिरे को पकड़ लेता है। अब वह अपनी सबसे ताकतवर स्ट्राइक करने वाला होता है, एक ऐसी तकनीक जिसे उसने 1 लाख से भी ज़्यादा बार प्रैक्टिस किया था, लेकिन आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया था। इस तकनीक का नाम था स्काई ईटर। लूबू अपनी अल्टीमेट टेक्निक से थॉर पर हमला करता है। थॉर भी पूरी तरह तैयार होता है। दोनों के हमले टकराते हैं और एक भयानक विस्फोट हो जाता है, लेकिन अंत में जो दिखाई देता है वह दिल तोड़ देने वाला होता है। लूबू का हथियार गायब हो चुका होता है। रैंडग्रीज मारी जा चुकी होती है। लूबू का एक हाथ टूट चुका था और दूसरा लगभग नष्ट हो गया था। लूबू अपने मुंह से दूसरे हाथ को भी उखाड़ फेंकता है। हैरानी की बात यह थी कि इस हाल में भी उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। वह मन ही मन सोचता है, जिस प्रतिद्वंद्वी की तलाश उसने पूरी जिंदगी की थी, वह उसे आखिरकार मिल ही गया। मुस्कुराते हुए लूबू थॉर की तरफ बढ़ता है। थॉर आखिरी बार करता है और लूबू का अंत हो जाता है। हेमडाल घोषणा करता है, गॉड वर्स ह्यूमन की पहली लड़ाई में गॉड्स की जीत हुई है। सभी गॉड्स खुशी से झूम उठते हैं, जबकि रिडन गुस्से से भर जाती है। लूबू की सेना भी दुखी नहीं थी। उन्होंने देखा था कि उनका लॉर्ड अपने आखिरी पल में खुश था। जो वह चाहता था उसे वह मिल चुका था। तभी लूबू की पूरी आर्मी थॉर की तरफ बढ़ती है। वे कहते हैं कि अपने लॉर्ड के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वे भी उसी के पास जाना चाहते हैं। थॉर शांत स्वर में कहता है, ठीक है मेरे दोस्त, लूबू के लिए ये मेरी आखिरी भेंट होगी। थॉर उन
सभी को खत्म कर देता है। उनकी आत्माएं टूटकर हमेशा के लिए गायब हो जाती है। कॉल रिडन से पूछती है, अब लूबू और रैंडग्रीस का क्या होगा? रिडन जवाब देती है, यह आत्माओं की लड़ाई थी। एक बार उनकी सोर्स टूट गई तो न वे दोबारा बन सकते हैं, न रिबॉर्न हो सकते हैं। उन्हें किसी भी तरह से बचाया नहीं जा सकता। वे अब स्पेस में धूल बन चुके हैं। उनके साथ जो हुआ है वह है निफलहेल, यानी आत्मा का पूर्ण अंत। यह सुनकर गॉल पूरी तरह टूट जाती है। वह रोते हुए सोचती है कि अब वह कभी अपनी बहन रैंडग्रीस से नहीं मिल पाएगी। वह रिडन से कहती है, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इतनी शांत कैसे रह सकती हैं दीदी? क्या आपको जरा भी दुख नहीं है? रिडन जवाब देती है, दुख है, लेकिन अगर तुम ऐसे कमजोर पड़ी तो हम गॉड्स को कभी हरा नहीं पाएंगे। इस लड़ाई में पूरी ह्यूमैनिटी का भविष्य दांव पर लगा है। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद हमें दूसरा एरिना दिखाया जाता है। अब दूसरी लड़ाई होने वाली होती है। ह्यूमंस की तरफ से मैदान में आते हैं फादर ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी एडम, और उनके सामने खड़े होते हैं ज्यूस। ज्यूस को दूसरे मैच में देखकर रिडन हैरान रह जाती है, क्योंकि आदम की लड़ाई मूल रूप से लॉर्ड शिवा से होनी थी। लेकिन ज्यूस ने शिवा से बात करके उनकी जगह खुद मैदान में उतरने का फैसला किया था। सभी ह्यूमंस ज्यूस को एक मामूली बूढ़ा समझ रहे होते हैं। वे कहते हैं, ये बूढ़ा ज्यूस कैसे हो सकता है? तभी ज्यूस अपनी असली फॉर्म में आता है। आदम की बुलंद 13 वेलकरी में से 7वीं रेगन लाइफ होती है। वो आदम से अपना हाथ आगे बढ़ाने को कहती है। जैसे ही दोनों के हाथ मिलते हैं उनके दिल एक हो जाते हैं। आदम का हथियार एक नकल डस्टर होता है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। एक नकल डस्टर हथियार कैसे हो सकता है? आदम मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे लिए तो ये परफेक्ट है। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। जूस आदम पर पंच करता है, लेकिन आदम उसे डॉज कर लेता है। आगे जूस और भी तेज पंचेस करने लगता है, लेकिन आदम हर एक को आसानी से डॉज करता रहता है। फिर जूस मीटियोर जैब से हमला करता है, जिसकी रफ्तार पहले से भी ज़्यादा तेज होती है। तभी हम देखते हैं कि आदम की आंखों में एक अजीब सा पैटर्न उभर आता है। हैरानी की बात यह होती है कि आदम न सिर्फ इन पंचों को डॉज कर रहा होता है, बल्कि उन्हें पूरी तरह समझ भी रहा होता है। इसके बाद जूस डिवाइन एक्स से हमला करता है, लेकिन आदम छलांग लगाकर इसे भी आसानी से बचा लेता है। ये देखकर हामिस और एरिस गॉड ऑफ वॉर पूरी तरह दंग रह जाते हैं। जूस आदम से कहता है, तुम अच्छे हो, लेकिन सिर्फ भागने से कुछ नहीं होगा। आदम शांत होकर जवाब देता है, मुझे पता है। अगले ही पल आदम बिल्कुल जूस की तरह जंप करता है, पंच जूस पर मार देता है। जूस को पहली बार चोट लगती है। वह हैरान रह जाता है कि आदम ने उसकी तकनीक को इतनी आसानी से कैसे इस्तेमाल कर लिया। अब आदम वही सारे पंच जूस पर उतारने लगता है जो जूस ने उस पर मारे थे। इस बार जूस उन्हें डॉज कर रहा होता है, लेकिन तभी आदम मीटियोर जैब से हमला करता है और ये अटैक जूस को लग जाता है। इसके बाद आदम डिवाइन एक्स से भी जूस को हिट कर देता है, जिससे जूस को भारी नुकसान होता है। सारे ह्यूमंस खुशी से चिल्लाने लगते हैं। यही रिडन बताती है कि आदम, जो कि पहला ह्यूमन है, उसे गॉड्स ने अपनी ही छवि में बनाया था। आदम के पास एक विशेष शक्ति है, डिवाइन रिफ्लेक्शन। इस शक्ति से वह किसी भी गॉड की तकनीक को पूरी तरह कॉपी कर सकता है। जूस अब एक और तकनीक इस्तेमाल करता है और आदम से कहता है, अब इसे भी कॉपी करके दिखाओ। जूस बेहद तेजी से आदम के चारों ओर घूमता है और हमला करता है, लेकिन आदम इसे भी डॉज कर देता है और उसी तकनीक को कॉपी करके जूस पर जोरदार किक मारता है। जूस दूर जाकर गिर पड़ता है, लेकिन फिर उठ खड़ा होता है। तब जूस अपनी बॉडी को और बड़ा करने लगता है। वह अपनी एक बेहद खतरनाक तकनीक इस्तेमाल करने वाला होता है। यह वही तकनीक थी जिसे उसने अपने पिता क्रोनोस से लड़ते समय सीखा था। जब जूस क्रोनोस से लड़ा था तब उसने हर अटैक को काउंटर करके जीत हासिल की थी, लेकिन मरने से पहले क्रोनोस ने जूस पर एक ऐसा पंच मारा था जिसने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। उसी पंच से जूस ने एक अंतिम तकनीक सीखी थी, एक ऐसा पंच जो समय के सारे नियमों को पार कर जाता है। हम देखते हैं कि जैसे ही जूस यह पंच करता है, समय रुक जाता है, क्योंकि यह अटैक समय से परे होता है। जूस यह पंच आदम पर मारता है, लेकिन इस अगले ही पल आदम उसी पंच को कॉपी करके जूस पर ही वापस मार देता है। सभी हैरान रह जाते हैं। कोई भी समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या। सबको बस इतना दिखता है कि जूस जमीन पर पड़ा हुआ है। ह्यूमंस खुशी से झूम उठते हैं। हेमडाल अनाउंस करता है गॉड वर्सेस ह्यूमन की दूसरी लड़ाई में ह्यूमंस की जीत, लेकिन तभी जूस उसका हाथ पकड़ लेता है। अभी नहीं, जूस उठ खड़ा होता है। वह पूरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन अभी भी खड़ा था। वह आदम से कहता है, अपने आप को ज्यादा पुश मत करो, तुम्हारी आंखें कोई मजाक नहीं है। अब मैं तुम्हें थोड़ा समझ चुका हूँ। फिर जूस पूछता है, मुझे बताओ, तुम्हारी आंखों में मुझे गॉड्स के लिए जरा भी नफरत नहीं दिख रही। तुम यहाँ हमारे खिलाफ लड़ने क्यों आए हो? आदम जवाब देता है, नफरत, बदला, इनमें से कोई भी वजह नहीं है।
अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या किसी वजह की जरूरत होती है? ये सुनते ही सारे ह्यूमंस रो पड़ते हैं। रिडन को लगा था कि आदम गुस्से या बदले की भावना से लड़ा होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। जूस मुस्कुराता है, तुमने तो पूरा एरना ही अपनी तरफ कर लिया। मैं मानता हूँ तुम बहुत ताकतवर हो, गलती मेरी थी। मुझे लगा था कि मैं आसानी से जीत जाऊंगा। इसके बाद जूस अपनी ही बॉडी को जबरदस्ती क्रश करने लगता है। कुछ ही पलों में वह अपने फाइनल फॉर्म एडमास में आ जाता है। ये देखकर पहली बार आदम भी सतर्क हो जाता है। पूरा एरेना थर थर कांपने लगता है। हर्मीज बताता है कि ज्यूस इस फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा 12 से 13 मिनट ही रह सकता है। अब ज्यूस हमला करता है। उसके मसल्स पूरी तरह एनर्जी से भर चुके होते हैं। यह उसकी एक सीक्रेट तकनीक थी, एनर्जी को जमा करके उसे भयानक पंचेस में बदलना। ज्यूस पंच करता है, लेकिन आदम उसे कॉपी करके ज्यूस पर ही मार देता है। हालांकि इस बार ज्यूस को ज्यादा नुकसान नहीं होता। ज्यूस दूसरे हाथ से पंच करता है, लेकिन ये आदम उससे पहले ही अपना पंच लैंड कर देता है। अब आदम लगातार ज्यूस पर पंचेस करने लगता है, एक के बाद एक, बिना रुके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आदम की आंखों की भी एक सीमा है। लगातार तकनीकें कॉपी करना, डॉज करना और काउंटर करना, इस सब से उसकी आंखें ओवरलोड होने लगती हैं। रिडन ये सब समझ जाती है और जूस पर गुस्से से दांत भींच लेती है। हालांकि जूस भी अब अपनी लिमिट के करीब पहुंच चुका था। अब यह लड़ाई ये ताकत की नहीं, सहन शक्ति क्षय की लड़ाई बन चुकी थी। हम देखते हैं कि दोनों ही अपनी पूरी जान लगाकर लड़ रहे होते हैं, लेकिन आखिरकार आदम की आंखें अपनी सीमा पार कर जाती हैं और पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। जूस आदम को जोरदार हिट करता है, जिससे आदम पीछे की ओर लड़खड़ा जाता है। जूस बिना रुके आगे बढ़ता है और एक के बाद एक लगातार पंचेस मारने लगता है। आदम अब सिर्फ डिफेंस में होता है। ये देखकर सारे ह्यूमंस रोने लगते हैं। वे आदम से रुकने की गुहार लगाने लगते हैं। जो सभी समझ चुके होते हैं कि अब जीत किसकी होने वाली है, लेकिन वे आदम को इस हालत में तड़पते हुए नहीं देख पा रहे थे। तभी आदम को एक बच्चे के रोने की चौं आवाज सुनाई देती है। वह मन ही मन कहता है, मत रो, तुम्हारा पिता तुम्हें हमेशा बचाएगा। जूस आदम पर एक और जोरदार पंच मारता है, लेकिन इस बार आदम श्यूज का सिर पकड़ लेता है। अब दोनों के बीच आखिर ब्लोज की टक्कर शुरू हो जाती है, जो काफी देर तक चलती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जूस जमीन पर गिर जाता है, लेकिन सच्चाई यह थी कि आदम पहले ही मर चुका था। उसका शरीर खड़ा रहा, लेकिन उसकी आत्मा उसी पल समाप्त हो चुकी थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। मरने के बाद भी उसका शरीर जूस पर लगातार पंच करता रहा। जूस हाफते हुए कहता है, बच्चे, तुमने इस बूढ़े को जमीन पर बैठा दिया, तुम्हें मेरा पूरा सम्मान है। अगर यह सहन शक्ति की लड़ाई होती तो शायद तुम ही जीत जाते। आदम और उसकी वेलकरी हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। सारे ह्यूमंस आदम को सम्मान देते हैं, यहाँ तक कि जूस भी आदम को नमन करता है। इसके बाद जो होता है हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।